नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम ये आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें जो आपके गद्यांश और पैडागोजी, तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर CTET के अलावा अगर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी वो काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये गद्यांश जो है आपने अगर पहले भी एग्ज़ाम दिया है, चाहे इसमें KVS वाला है, CTET का या कोई अन्य भी है, तो उसमें भी जहाँ आपने देखे होंगे कि यही गद्यांश आए हुए थे। तो इस कारण से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो एक बार जिस एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो दोबारा भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है आपका जो CTET का एग्ज़ाम है इसी में ही आएंगे, इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो इस कारण से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं, गद्यांश है, सभी को आपने ध्यान से पढ़ना है कि ये, क्योंकि ये नहीं पता है कि कौन से एग्ज़ाम में कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे होंगे आपके पास, लैंग्वेज 1 और 2 वाले। तो वो आप देख लेना एग्ज़ाम में आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी या संस्कृत में क्या फिल किया है, तो उसी के अनुसार फिर आपने क्वेश्चन पेपर हल करना होगा। तो यहाँ पर भाग 2 है जिसमें जो गद्यांश आ जाता है, और इसी गद्यांश में से जो क्वेश्चन है वो आपने फिल करने हैं, छांटने हैं। और गद्यांश का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इतने भी मुश्किल जो गद्यांश नहीं आते हैं अगर आप पढ़ते हैं। एक बार में ही सारा गद्यांश जो उसने आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप इसी में ही पढ़े रहोगे, 2-3 बार इसी को पढ़ोगे तो क्या है, आपका समय भी खराब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है। इसलिए एक बार में ही आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में और भी बहुत से शोर होते हैं। तो इस कारण से आपने ध्यान लगाकर एक बार में ही पढ़ लेना, ताकि दोबारा आपको ये ना पढ़ना पड़े और एक बार में ही सबको बारे में इसमें पता लग जाए कि कहाँ क्या गया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको जहाँ इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही फील वे हो जाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर गद्यांश है उसको हम देख लेते हैं। तो एकस्मिन् नगरे धन धान्य संपन्न आसीत एका कृषिवल है। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, धन धान्य से संपन्न, अमीर व्यक्ति कह सकते हैं आप, एक आसीत था, एक कृषिवल है, एक किसान। तो एक नगर में धन धान्य से संपन्न एक किसान था। तस्य प्रांगणे सुपुष्टा बहु दुग्धा कपिला नाम धेनु बधासीत। उनके प्रांगण में, प्रांगण मतलब जैसे जो पशु वगैरह जहाँ पर बांधते हैं उसे कह सकते हैं, या जो कुछ खुला स्थान होता है उसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर हष्टपुष्ट बहुत दूध देने वाली एक कपिला नाम की गाय बंधी हुई थी। कई बार जो है नाम पूछ लिया जाता है कि गाय का नाम क्या है, तो कपिला जो उस गाय का नाम था, कपिला नाम की धेनु गाय बंधी हुई थी। एकदा विप्रियाम सा धेनु के नापी चोरेन हरिता। एक बार गोधूली में, मतलब जब गाय दूध निकालने का समय होता है उस समय से लगा सकते हैं, सा धेनु के नापी चोरेन हरिता, वह जो गाय थी। अब या सा क्यों है, क्योंकि गाय है, गाय स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सा जो इसका प्रयोग किया गया है। तो वह गाय किसी चोर के द्वारा चुरा ली जाती है। अथ स कृषक अन्याम धेनुम कृतुम हट दिवसे सुदूरवर्तीम किमपि नगरम अगच्छत। इसके बाद वह जो किसान है, यहाँ पर सह क्यों आया है, क्योंकि ये किसान है, पुल्लिंग है, इसलिए वह कृषक अन्याम धेनुम कृतुम, किसी दूसरी गाय को खरीदने के लिए बाजार दिवस, मतलब जिस दिन छुट्टी नहीं होती है उस तरीके समझ सकते हैं आप, किसी भी कार्य दिवस जैसे होता है, तो जिस दिन बाजार खुला उस दिन, सुदूरवर्ती किमपि नगरम अगच्छत, पास के ही किसी गांव में, नगर में जाता है। तत्तर तो विक्रियार्थम अनितासु धेनुषु स्वकीय धेनु अनिर्दिष्ट अभिख्याता। तत्तर तो वहाँ पर बेचने के लिए आई अनेक जो गाय थी उनमें से अपनी गाय को अनिर्दिष्ट अभिख्याता, देखते ही वो उसको पहचान जाता है कि वहाँ पर बेचने के लिए आई हुई अन्य जो गाय थी उनमें से अपनी गाय को देखते ही पहचान जाता है। अभिज्ञाता मतलब पहचानना। ततः सपदि धेनो समीपम गत्वा उच्चे अभाषत।
उसके बाद वह उस गाय के पास जाकर, गत्वा जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर ऊंचे जोर से अभाषत बोला, भोजनः, कि हे लोगों, मदिया एम देनु अत्र तिष्ठति, मेरी यह गाय यहाँ पर खड़ी है। चत्वारि दिनानि वेतन चत्वारि दिनानि एतानि मम गृहात् अस्य मुषितायाः, 4 दिन हो गए हैं इसे मेरे घर से चुराई हुई। ततः तस्य देनो मिथ्या स्वामी ही, उसके बाद उस गाय का जो झूठा स्वामी था, सह पाटत चरह, वह अहंकार में या धर्मी होकर, दक्षिण गर्भ वाणी अवदत, गर्भ वाली जो वाणी है उससे अब्रवीत बोला, भद्रमुख, हे भद्रमुख, मोह पादिता ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो मतलब तुम्हारा जो मुंह है या तुम पर मोह माया का जो पर्दा वो पड़ गया है, तुम्हारी दृष्टि जो है वो मोह माया से ढक गई है। इदानीम संवत्सर अपने अधिकम काल में ऐसा धेनु तक आशय वर्तते हैं। इदानीम इस समय, संवत्सर अधिकम मतलब 1 साल से भी अधिक समय से यह जो गाय है यहाँ पर मेरे पास है। कदाचित आकार सदृश तब दिया धेनु अनुक्रियात, कभी आकार की सदृशता के कारण तुम्हारी जो गाय है उसका अनुकरण कर रही है, मतलब जैसे तुम्हारी गाय देखने में लगती थी वैसी ही ये भी देखने में लग रही है। पर मदिया इव एवं गौरियत्ता नास्ति संदेह, परंतु ये जो गाय हैं ये तुम्हारी नहीं है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एतथा कणस्य कृष्ण सत्वर हैं तस्या धेनुवाक्षिणी पणिभ्याम पिताय तम मिथ्या स्वामी भाषत। यह सुनकर वह जो किसान था जल्दी ही उस धेनु की आंख पर हाथ को रखकर तब मिथ्या स्वामी भाषत, उस झूठे स्वामी को बोला, यदि यतः दिवसान धेनु इयम तब गृह तिष्ठति तर्हि तव अपरीक्षिता स्यात्, यदि इतने दिनों से यह गाय तुम्हारे घर पर खड़ी है तो तव अपरीक्षिता स्यात्, तो तुम्हें इसकी परख होनी चाहिए या तुम्हें इसकी परख हो गई होगी। तत्वद कहतरेण नेत्रेण कर्ण इयम, तो बोलो कौन से आँख से यह काणी है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो किया जा रहा है कि बोलो यह जो गाय है कौन से आँख से काणी है। अपिच के नाम ना अहुता सस्तम आगस्ती, और किस नाम से इसको बुलाया जाता है, जल्दी मतलब जल्दी आकर बोलो। इति अपिच के नाम ना अहुता संवत्सर आगस्ती इति, कि जल्दी आओ, किस नाम से इसको पुकारते हैं, जल्दी आकर बताओ। सहापि प्रत्यगर मूर्छिताया तस्या देनो अव्यय विशेषान अवगस्ती ही थी, वह भी जो उसको चुराने वाला जो था उस गाय के जो विशेष जो चिन्ह जो थे उनको नहीं पता था, नहीं जानता था। संभ्रांत से किमपि वक्तव्य में अचिंत्यत, और जल्दी में क्या है या भ्रम के कारण वह कुछ भी नहीं बोल सका। वामे लोचन कारण त्यागत, और फिर जो वो उनके द्वारा कहा गया वक्तव्य इति एतत्, इस प्रकार कहा गया कि वाम लोचन मतलब बाई जो आँख है उससे काणी है भी, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि भाई बताओ तुम इसके कौन सी आँख से काणी है या इसके क्या लक्षण चिन्ह हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था, क्योंकि वो वास्तविक मालिक नहीं था। तो इस प्रकार से जहाँ वो कुछ डर सा गया था और फिर इस कुछ वह बोला कि वाम लोचन कारण त्यागत, अवदत्त होगा यहाँ पर अवदत्त, कि वह बाई आँख से काणी है, इस प्रकार से बोला। कृषि वाला तम वंचितुम पुनः प्रहा, जो किसान जो था तम वंचितुम उसको ठगा हुआ, पुनः प्रहा दोबारा से बोला, किसान के द्वारा ठगा हुआ पुनः प्रहा उसको दोबारा बोला जाता है, या उसने दोबारा से कहा सके, किसको, जो चोर जो था। सके सम्यक विमर्शय वदिति, कि हे सखा, हे मित्र, सम्यक ठीक, सम्यक मतलब ठीक, विमर्शय देखकर ए वद बोलो।
तो किसान जो था उस चोर को दोबारा से कहता है कि हे मित्र, सही देखकर बताओ इसके बारे में। इति अधिकमेव सम्मोहितः स तेन प्रत्योदित। इस प्रकार अधिक सम्मोहित हुआ या डरा हुआ जो है उसको बोला, आम विस्मृता खलु मया, हाँ कि मैं खलु ही निश्चय ही, मेरे द्वारा बुला दिया गया या निश्चय ही मैं डर गया। न वामेन परम दक्षिण एवं नेत्रेण काणः मम ऐसा दिन हूँ कि यह बाएं से नहीं बल्कि दाएं से, दाएं नेत्र से ये कहानी है। मम ऐसा देनु हूँ, मेरी यह गाय, कि मेरी ये जो गाय है बाईं आँख से नहीं बल्कि दाईं आँख से कहानी है। मैं परमादात प्रथम विपरीतम एवं अभितम, मेरे द्वारा इस प्रकार प्रमाद से या डर कह सकते हैं, डर के कारण विपरीत जाए बोला गया या इस प्रकार से कहा गया या जाना गया। वस्तुतः तो दक्षिणम एवं अस्य चक्षु विकलम अस्ति, वास्तविक रूप से तो इसकी बाईं आँख ही विकार वाली है। तदंतरम सह स्वामी धेनु नैनाभ्याम पानी अपनी है प्रवचे अगर्जत। तदंतर उसके बाद वह जो स्वामी था, धेनु नैनाभ्याम, धेनु जो थी गाय जो थी उसके आंखों से, पानी हाथ को हटाकर प्रवचे बोला या गर्जना करने लगा। पश्चात देखो भोजना पश्चात, कि हे लोगों देखो, अयम पुरुष चौर्य निपुण अनितवादी चाहे इति सिद्धम इदानम, कि यह जो पुरुष चोर का जो निपुण है, चोरी की जो काम किया था उसमें ये झूठा निकला, अनितवादी है मतलब मिथ्या झूठा है। इस प्रकार सिद्धम इदानीम, अब यह सिद्ध हो चुका है। मम धेनो के नपी नैने न काना, मेरी जो गाय है वो किसी भी नेत्र से आँख से कानी नहीं है। केवल दुरात्मना से चोर शरीर मिथ्यावादी व्यक्ति कर तुम मया अयम प्रश्न कृत है, केवल इस दोष से चोरी का जो काम है उसमें झूठ बुलवाने के लिए ही मेरे द्वारा यह प्रश्न इनसे किया गया था। भवंता दून पश्यतु इति, आप अब इसको देखो। अय कपिले, कि हे कपिला, क्योंकि उसका नाम क्या था, कपिला था उस गाय का नाम, कि हे कपिला आगच आगच, आओ आओ। इति तेन प्रहस्रम शरेण आहुतः सा गले रज्जुबद्धापि तम कृष्णवलम प्रत्यागतुम प्रयत्न है, कि हे कपिला आओ आओ। इस प्रकार से बुलाए जाने पर, वह गले में बंधी हुई रस्सी होने पर भी, तम कृष्णवलम प्रति उस किसान के प्रति आगंतुम प्रयत्न है, आने के लिए क्या है प्रयत्न करती है। सर्वे समीपवर्तितः जना सम्यक गृहीता चोरा इति निंदा में कुर्वन्, सभी ही पास में जो खड़े हुए लोग जो थे, जना लोग, सम्यक गृहीता चोरा है, चोर जो था उसके बारे में सही जान गए थे। इति निंदा में कुर्वन्, और उसकी निंदा करते हैं। सह तस्करोपि राजपुर से निरुद्ध न्याय दक्ष से पूर्तः नीता है, और वह जो तस्कर था मतलब जो चोर था राजपुर से ही निरुद्ध है, राजपुर से के पास बात कर न्यायाध्यक्ष के सामने उसे ले जाया जाता है। राजपुरुषों के द्वारा बांध कर जाओ उसे जो न्यायाध्यक्ष है उनके सामने ले जाया जाता है उस चोर को, तस्कर को। कृषिवल है सेवकियाम धेनुम अविंदत आनंदित है अभवत, और जो किसान था वो अपनी गाय को पाकर क्या है खुश हो जाता है या खुश हुआ। सर्वजना कृषि का चातुर्य प्रशंसन, और सभी जो किसान थे उस सभी जो लोग थे वो उस किसान की चतुरता की प्रशंसा करने लग जाते हैं या करते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये गद्यांश है, और गायें जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से किसान अपनी चतुरता से अपनी गाय जो कोई भी गाय थी उसका दोबारा से प्राप्त कर लेता है। अब जो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो आपने इसमें फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कृषक इति पदस्य पर्याय भवति, कृषक जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है। लिपिक है, द्वारपाल है, धनपाल है या कृषि वाला है। तो जैसे कि हमने गद्यांश पढ़ा था और पहली लाइन आई थी, एक इसमें नगरे धनधान्य संपन्न आसित, एक कृषि वाला है। किसी गांव में धनधान्य से संपन्न एक किसान था, तो किसका किसे कहा जाता है, किसान को कृषि वाला है। ये धनपाल है, ये किसी का नाम कह सकते हैं आप। ये द्वारपाल है, जो दरबारी होते हैं द्वारपाल, या कह सकते हैं कि जो द्वार पर खड़े होते हैं चौकीदार। ये लिपिक है, कलर कह सकते हैं आप।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। कृषक इस पद का पर्याय कृषिवलय होगा। कृषिवल का शाब्दिक अर्थ कृषक मतलब किसान, और इस गद्यांश में कृषक पद का वर्णन है। ये किसमें धन धान्य संपन्नाचित का कृषिवलय है। उसके बाद अनुच्छेद 10 गौ इति पदस्य कृत्य की प्रयुक्तम। यहाँ पर एक शब्द आया है गौ। अब ये कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे आए हैं, इसके लिए आपको दोबारा से जो है इस गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार से ही पढ़ लेते हैं। तो गौ जो आया था यहाँ पर शब्द, इसके लिए कौन सा शब्द आया था? देनहू, घोटका, रासबी या मही से हैं। और दूसरी जो लाइन थी इसमें भी एक शब्द आया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तस्य प्रांगणे से पुष्ट बहुदुग्धा कपिला नाम धेनु बद्धासीत। तो कपिला नाम की एक गाय बंधी हुई थी। तो ये जो गौ जो है इसका क्या नाम है? ये गाय का ही पर्यायवाची है, इसी का नाम है। तो गौ पद का जो है यहाँ पर धेनु शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों यहाँ पर समानार्थी है जो गाय का बोधक है। कहाँ भी गया है कि शासन आदि गल कंबलवत गौ, अर्थात गल कंबल वाला पशु गौ है। शासन आदि गल कंबलवत गौ। उसके बाद है मोह आपदिता ते दृष्टि ही इति कावदत, कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो मोह माया से लग गई है, या तुम्हारी आंखों पर क्या मोह माया का पर्दा आ गया है। इस प्रकार की एक बात कही गई थी। तो ये किसने कही थी? आपनी का है, कृषिवल है, पंथा या मिथ्या स्वामी ही। तो ये बात किन के द्वारा कही गई थी? और ये जो चोर जो था उसने कही थी कि तुम्हारी आंखों पर क्या है? मोह माया का पर्दा पड़ चुका है, जिस कारण से तुम्हें जो है सारी की सारी जितनी भी गायें हो वो अपनी जैसी लग रही है, जैसी तुम्हारी गाय थी। तो ये ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी वाला। मोहपादिता ते दृष्टि ही या वाक्य मित्र स्वामी का उसने कृषक की गाय के बारे में पूछने पर कहा था। उसके बाद है कातरेण नेत्रेण काणह्यम इति कावदत, मतलब कौन सी साइड से, कौन सी आंख से जाए काणी है। इस प्रकार की एक बात कही गई थी, और ये किसने कही थी? इति कहावदत। वृक्ष स्वामी, मिथ्या स्वामी, वस्त्र स्वामी या कृषिवल ने। तो जो किसान जो था उसी ने जाचोर से पूछा था कि बताओ भाई, जब तुम्हारे पास ये 3 दिन से रह रही है तो तुम्हें इसके जो लक्षण है वो पता होंगे, इसके बारे में पूरी परीक्षा हो गई होगी। क्योंकि चाहे कि यहाँ पर इसकी उदाहरण आप किसी और का भी ले लो, आपके पास जो भी कोई वस्तु है, अगर वो हजारों की संख्या में भी एक वस्तुओं के बीच में खड़ी कर दी जाए या रखी जाए, तब भी आप अपनी जो वस्तु है उसको पहचान लोगे, क्योंकि सभी का जो लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे कहा भी जाता है, जैसे अगर एक भेड़ चराने वाला, उसके पास कितनी भेड़ होती है? काफ़ी संख्या में भेड़ होती है। तो अगर फिर भी वो जब उसको पहचान लेता है, अगर वो किसी और दूसरी भेड़ में भी मिल जाती है। तो यह इसी प्रकार से यहाँ पर जो गाय है इनके बारे में ये कहा गया है। तो किसान यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया था? कि जो किसान है, कृषिवल है, वही पूछते यहाँ पर चोर से कि बताओ भाई, ये जो गाय है कौन सी आँख से काणी है। तो कृषक और मित्र स्वामी की वार्तालाप में कृषक उससे पूछता है कि यह गाय किस आँख से काणी है। कहतरेण नेत्रेण काणा यम। उसके बाद है प्रह इति पदस्य पर्याय भवति। यहाँ पर प्रह जो एक शब्द आया है ये वाला, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका समानार्थी कह सकते हैं। अगच्छत, अधावत, अश्रिणोत या अवदत। प्रह, तो इसका मतलब होता है कहना या कहा। अब ये अगच्छत आया, अधावत दौड़ा, अश्रिणोत सुना, अवदत बोला, तो यही हो जाएगा प्रह कहा या अवदत बोला। तो प्रह पद का शाब्दिक अर्थ है कहा, जिसका संस्कृत में करने पर भूतकाल में अवदत रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रह का व्याकरण रूप है प्र उपसर्ग पूर्वक आह धातु। ये अवदत जिसमें व धातु है, ये भी कहने अर्थ में बोलने अर्थ में ही है। लग लकार जस के रूप हैं सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पर एक वचन में। उसके बाद है धेनु नाम की माचित। तो इसमें जो धेनु है इसका नाम क्या था? जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, अगर आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो धेनु का नाम क्या था? नंदिनी था, प्रियवदा था, सखिनी था या कपिला था। तो इसमें जो सुर में जो लाइन आई थी दूसरे वाली, तस्या प्रांगणे सुपुष्टा बहुदुग्धा कपिला नाम धेनु बद्धासीत। तो कपिला नाम की एक गाय जाओ बंधी हुई थी।
तो क्या नाम था? कपिला। कपिला को ही यहाँ पर धेनु कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश में आई कपिले अगच्छ अगच्छ, यह सिद्ध कर देता है कि धेनु को कपिला संज्ञा यहाँ उद्घोषित किया गया है। उसके बाद है सर्वे जनः कृषकस्य किम प्रशंसा। सभी जो लोग थे वह किसान की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? स्वरूप के लिए, धन के लिए, गोत्रम के लिए, चतुरता के लिए। तो सभी जो किसान थे चतुरता के लिए प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार अपनी बुद्धि से अपनी जो खोई हुई गाय है उसको दोबारा से प्राप्त कर लेता है, तो इसी कारण से प्रशंसा करते हैं। तो यही हो जाएगा सर्वजन कृषकस्य चातुर्यम प्रशंसा। तो ये तो थे यहाँ पर पहला जो गद्यांश है। अब जो यहाँ पर हमारी जो पैडागोजी जो है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अधोलिखित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तर उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर जो अब आपने यहाँ पर देने हैं। तो जैसे योग अवसर प्रदान अनेक भाषानाम अधिगम है। योग्य अवसर प्रदान, योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम। छात्राणां कृते कष्टप्रदं न भविष्यति, स्वाभाविक भवति। छात्राणां कृते भारा भविष्यति या छात्राणां कृते कष्टप्रदाय भवति। तो इसका जो है यहाँ पर क्या आएगा? छात्रों के द्वारा किया गया अनेक भाषाओं का अधिगम, शिक्षिका के द्वारा योग्य अवसर प्रदान करने का कारण। कष्टप्रद नहीं होगा, स्वाभाविक है, भार वाला होगा या कष्टप्रद होगा। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है उसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। छात्राणां कृते कष्टप्रदं न भविष्यति। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो छात्रों द्वारा किया गया अनेक भाषाओं का अधिगम शिक्षकों आदि के द्वारा योग्य अवसर प्रदान करने के कारण कष्टकर नहीं होता है, अर्थात छात्र के योग्य अवसर मिलने पर अनेक भाषाओं को सीखने में कठिनाई कम हो जाती है, अगर उनको सही प्रकार से अवसर मिले। उसके बाद है यहाँ पर शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन। प्रत्येकम छात्र से अधिकार अस्ति, प्रत्येक छात्र का अधिकार है राजकीय भाषा के माध्यम से पढ़ना, आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ना, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना या आंग्ल भाषा के माध्यम से पढ़ना। तो ये जो आरटी जो है ये क्या है? और इसके बारे में जो है ऑप्शन सी वाला है, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना। सबसे पहले जो शिक्षा है वो मातृभाषा जो होती है उनके माध्यम से ही पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो ये जो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो था 2009 आरटी, इसके अनुसार सब छात्रों को यह अवसर प्रदान करना है कि वह शिक्षा अध्ययन अपनी मातृभाषा के अनुसार ही करेगा। उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाए और वह बालक स्वतंत्र है, इसलिए मातृभाषा को बालक के प्रथम पाठशाला के जन्य भी माना गया है। तो सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में ही दी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या जल्दी सीखता है। अब एक क्वेश्चन हाल ही में भी एग्ज़ाम में आया था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, ये कौन सी पॉलिसी के स्थान पर आई है? तो ये आई है 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके स्थान पर। उसके बाद है प्रथम कक्षा छात्राणां कृते भाषाएं पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषय योग्यतमः भवेत्। प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा पढ़ने के लिए इनमें से कौन सा विषय योग्य है, कौन सा होना चाहिए? अब ये जो भवेत् है यहाँ पर कौन सी धातु है? तो भू धातु है और विधिलिंग जो लकार है उसमें बनता है, विधिलिंग में भवेत् भवेताम भवेयुः। तो प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा पढ़ने के लिए इसमें कौन सा विषय योग्य होना चाहिए? मम विषय, मम देश, परिवहनम या मम परिवार है। मेरा विषय, देश, परिवहन या मेरा परिवार। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम कक्षा है, मतलब जो 1 से 5 वाले जो होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए कौन सा है? ऑप्शन डी वाला, मेरा परिवार। तो प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए मेरा परिवार विषय जो है भाषा को पढ़ने के लिए योग्यतम होगा। उसके बाद यह शिक्षका छात्राणां अधिक बाल साहित्यं पठितुं प्रेरयति स छात्राणां। यह शिक्षका जो शिक्षक छात्रों को अधिक
बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वह छात्रों के संभाषण कौशल जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये इच्छा कर रहा है। श्रवण कौशल को, ये संभाषण है, श्रवण कौशल है, ये पठन कौशल है, लेखन कौशल। तो किस में वृद्धि करना चाहता है? छात्रों को बाल साहित्य पढ़ने के लिए अगर प्रेरित करता है, तो इसमें जो कहा गया है ऑप्शन सी वाला कहा गया है। अगर पढ़ने के लिए कह रहा है तो क्या पठन कौशल का ही विकास होगा, क्योंकि जब पढ़कर है तो पठन कौशल का ही होगा। बोलने का होता तो संभाषण होता, या लिखने का होता तो लेखन कौशल होता। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए है तो क्या पठन कौशल इसका रहेगा। शिक्षक यदि शिक्षण के समय बाल साहित्य के प्रति बालकों के रुझान को अधिक से अधिक प्रेरित करता है, तो इससे बालक के पठन कौशल का विकास तीव्र होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक बाल साहित्य में रुचिकर प्रवृत्ति को दिखाता है। तो पठन कौशल जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद है वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिनः समर्थनं कर्तुं शिक्षिका तान् कथयति। कथम अक्षर निर्माणार्थं रेखांकन करणीयं, वक्र करणीयं, पाशं करणीयम् इति एतदस्ति। वर्णमाला के जो अक्षरान को लिखने के लिए विद्यार्थिनः समर्थन कर्तुं, विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए शिक्षक उनको कहता है कि कथम अक्षर निर्माणार्थं रेखांकन करणीयं, किस प्रकार से अक्षरों का निर्माण और रेखांकन करना चाहिए। पासम करणीयम, और उनके पास करने चाहिए। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर किन के बारे में कहा गया, कौन सा राइटिंग स्केल है। लेखन यंत्र है, लेखन की प्रक्रिया है, प्रवाही लेखन है, या रेखा लेखन है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो क्या है, वर्णमाला के जो अक्षर उसको लिखने के लिए और विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक अक्षरों के निर्माण के लिए या रेखांकन करने के लिए, वक्र और पासा बनाने के लिए विद्यार्थी किसका प्रयोग करते हैं, तो यह लेखन यंत्र का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। तो वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए और विद्यार्थियों को अक्षर सक्षम बनाने के लिए शिक्षक अक्षरों के निर्माण के लिए, रेखांकन करने के लिए, वक्र और पासा बनाने के लिए विद्यार्थी लेखन यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो लिखने के लिए तो लेखन के जो उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है संभाषण कौशल विकासार्थम योग्यतम मार्ग अस्ति छात्रेभ्यः। तो संभाषण कौशल जो उसके विकास करने के लिए योग्यतम मार्ग जो यहाँ पर छात्रों के लिए कौन सा है। प्रकृति जीवन परिस्थितम अधिकृत्य कथितम अवसर प्रदानम, भाषा संरचना अनुशीलन कर्तुम अवसर प्रदानम, आदर्श सर्वे समग्र श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, या जटिल ग्रंथनाम पठनार्थम अवसर प्रदानम। तो संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग कौन सा है, और योग्यतम मार्ग जो है इसमें ऑप्शन ए वाले को माना गया है। प्रकृति जीवन परिस्थितम अधिकृत्य कथितम अवसर प्रदानम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कौशल निर्माण जो है 5 प्रकार के छात्रों में किया जाता है। तो कौशल निर्माण 5 प्रकार के जो छात्र हैं उनसे किया जाता है, जिसमें संभाषण, श्रवण, पठन और लेखन ये आ जाता है। और इनमें से संभाषण नामक कौशल के विकास के लिए छात्रों को भाषा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे बालक के वाक शक्ति को पूर्णतः विकसित किया जा सके। और इस प्रकार इस कौशल का यदि योग्यता विकास मार्ग देखा जाए तो वह जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक अवसर द्वारा खोलना ही योग्यतम उत्तर होगा। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें ये वाला जो है ये माना गया है, प्रकृति जीवन परिस्थिति में अधिकृत्य कथितम अवसर प्रदानम। उसके बाद है लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति। लेखन जो है लिखना, इसका प्रथम सोपान कौन सा माना गया है। मार्ग निर्देशित लेखन या मार्गदर्शित लेखनम, प्रगत लेखनम, मुक्त लेखनम या संयत लेखनम, गाइडेड, एडवांस, फ्री या कंट्रोल राइटिंग। तो प्रथम जो लेखन है उसमें सोपान कौन से वाला है, और ये है ऑप्शन डी वाला, कंट्रोल राइटिंग, संयत लेखनम।
उसके बाद है चतुर्थ कक्षाया सौम्या नाम बाला पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति। सा कि चौथी कक्षा की जो लड़की है सौम्या नाम की जो लड़की है वो पढ़ने के समय में एक अपरिचित शब्द को देखती है। सा संदर्भ अनुसार अर्थ से अनुमान कुर्यात्, वह संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान कर रही है। शब्दार्थ में कुछ पूछना चाह रही है। शब्द दुर्लक्षितम कुर्यात्, यह शब्दकोश से शब्द से अर्थम पश्येत्, शब्दकोश में शब्द का अर्थ देखना चाह रही है या देखती है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है और इसमें ऑप्शन ए वाला, तो संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान कर रही है कि यदि शिक्षण के समय ऐसा हो कि चौथी कक्षा की कोई छात्रा पढ़ते समय किसी भी एक अपरिचित शब्द को देखती है तो वह निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेगी और उस अर्थ को संदर्भ के अनुसार अनुमानित करेगी। कि जैसे कोई लाइन है और बीच में जो आपको कोई ऐसा शब्द देखने को मिल गया जो आपको नहीं आता है, तो ये जो लाइन है इसको आप देखेंगे कि ये जो शब्द है यहाँ पर इस लाइन में किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कि जरूरी नहीं है जब आप पढ़ रहे हो आपके पास डिक्शनरी हो तब आप उसका जो क्या अर्थ लगाओगे उस लाइन का किसके अनुसार, तो वही जो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ये पूरी लाइन है और ये शब्द इनमें से किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो वही यही जानकर पढ़ रही है। कि यदि शिक्षण के समय से हो कि चौथी कक्षा की कोई छात्रा पढ़ते समय किसी एक अपरिचित शब्द को देखती है तो वह निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेगी और उस अर्थ को संदर्भ के अनुसार अनुमानित करेगी कि ये जो लाइन है यहाँ पर ये जो शब्द जो आया है यहाँ पर इसका अर्थ इनमें से क्या हो सकेगा। उसके बाद है सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतिति। सतत जो समग्र मूल्यांकन है वो किसकी ओर संकेत करता है। अंतिम मूल्यांकन विद्वताया तत्संबंधी च सर्वविद्या विषयानां मूल्यांकनम सह पाठ्य क्रियाकलापानां मूल्यांकनम। और यहाँ पर जो ये सतत समग्र मूल्यांकन जो संकेत कर रहा है जो ऑप्शन बी में है विद्वताया और तत्संबंधी च, कि निरंतर संपूर्ण मूल्यांकन व्यक्ति के उसकी विद्वता से संबंधित ज्ञान ही होता है। अर्थात मूल्यांकन करता किसी इष्ट का मूल्यांकन करता है और इसमें सफल होता है तो वह कार्य उस कर्ता का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उसके बाद है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायका भवति। ये जो कथा सुनने की जो विधि है शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार से सहायक होगी। तो जैसे कोई भाषण है कोई कहानी सुना रहा है अगर बच्चे उसको सुन रहे हैं तो किस में सहायता कर रही है। श्रवण मात्र से कौशल से विकासार्थम संभाषण मात्र से कौशल विकासार्थम श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम या पठन लेखन कौशल विकासार्थम। तो कथा श्रवण की विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक है जो ऑप्शन सी में दी गई है। श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम सुनने का जो कौशल है उसके विकास के लिए। अर्थात श्रवण विधि क्या है शिक्षार्थियों के श्रवण संभाषण कौशल के विकास के लिए आवश्यक होती है। और ये जो भाषण जो विधि होती है ये उच्च कक्षाएं जो होती है उनके लिए इसको उपयुक्त माना गया है क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं और जो कुछ उनको जब बोल के बताया जाता है वो उसे आसानी से समझ लेते हैं। तो छोटी कक्षाओं में कारगर नहीं मानी गई है। उसके बाद है कविता पाठनस्य उद्देश्यमर्ति। कविता पढ़ाने का उद्देश्य अनुभूति नाम विचारा नाम बोध है। धार प्रवास से शुद्धताया विकास है कविताया कंठस्थीकरण या उच्चारण विकास। तो कविता पढ़ने का उद्देश्य है तो उद्देश्य कौन से वाला है और इनमें है ऑप्शन ए वाला अनुभूति नाम विचारा नाम च बोध है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है कि भाव विभाव और संचारी भाव का उद्वेलित होना ये सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत माने गए हैं। अर्थात कविता पढ़ने का जो उद्देश्य है अनुभूत और विचारों के उद्देश्य से माना गया है। उसके बाद आ जाता है अधस्तनिषु कस्मिन् विधौ मातृभाषा व्यवधानम नापेक्षते। तो ये जो यहाँ पर विधियाँ जो दी गई है
इसमें मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा। द्विभाषी विधि, बिलिंगुअल जो मेथड है, सवर्णभाषी विधि में, स्वाभाविक विधि में या प्रत्यक्ष विधि में। तो इनमें से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं होगा? तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला माना गया है प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट जो मेथड है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है कि प्रत्यक्ष विधि से कभी भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य तीनों विकल्पों से मातृभाषा व्यवधान अपेक्षित हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक है। उसके बाद है भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा का जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहिता क्या होती है? सहजता, संभाषण, पठनम लेखनम च, शुद्धता लेखनम, व्याकरण दक्षता या सम्यक उच्चारण दक्षता। तो जब हम भाषा का ग्रहण करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहिता क्या होती है? और धारा प्रवाहिता का संबंध है ऑप्शन ए में, सहजता से संभाषण और पठनम लेखनम च। उसके बाद है उद्गामी साक्षरतायाम, इमिग्रेंट लिटरेसी अधस्तनेषु कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भवति। तो उद्गामी साक्षरतायाम कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः है? वर्णमालाया अक्षर लेखनम, पठन कूट अनुवाद च, लेखनी घर्षणम, अस्पष्ट शब्दोच्चारणम, गायनम नृत्यम च। तो उद्गामी साक्षरतायाम कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भविष्यति। और इसमें जो देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है इसको माना गया है उद्गामी साक्षरता में। लेखनी घर्षणम, अस्पष्ट उच्चारण, अर्थात लेखनी घर्षण लेखनी का हिलडोल कर चलना, अस्पष्ट शब्द उच्चारण के क्रियाकलाप उद्गामी साक्षरता को दिखाते हैं, मतलब जो लिखाई जा वो सही न होना। तो ये सभी क्या है? क्रियाकलाप उद्गामी साक्षरता को दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अधस्तनेषु कथ्य साहित्य उदाहरण। तो इनमें साहित्य का उदाहरण कौन सा है? मिष्ठान्न से निर्माण विधि, जो मिठाई बनाते हैं उनके बनाने की तरीका, निबंध, शब्दकोश या वृत्तपत्र में विज्ञापन देना। तो साहित्य का उदाहरण कौन सा है? साहित्य का उदाहरण है ऑप्शन बी वाला, निबंध लिखना होता जो। तो साहित्य का उदाहरण निबंध से है, क्योंकि निबंध को साहित्य का प्राणी, साहित्य का सृष्टा भी कहा सकते हैं, तो ये भी इसको कहा जाता है। तो निबंध से इसका संबंध रहेगा, क्योंकि ये विज्ञापन देना, मिठाइयाँ बनाना ये दूसरे काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दोबारा से एक जो गद्यांश आ जाता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ही फिल करने हैं। तो सेम तरीका है, वैसे ही इसको भी आपने एक बार में ही ध्यान से पढ़ लेना है। तो अस्माकं संरक्षण संवर्धना च प्रकृति सदैव यत्नो करोति। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी वृद्धि करने के लिए प्रकृति सदैव क्या है? सदा प्रयत्न करती रहती है। सागरः पर्वता वनानि नद्यः सरांसि सर्वाणि जगतः सुखानि संवर्धयन्ति। और जितने भी सागर, पर्वत, वन, नदियाँ, सरोवर, ये सभी क्या है? संसार में सुख को बढ़ाते हैं। प्रसन्नतर वायु विक्रांतियों पिबंती अस्मिभ्य स्वास्थ्य प्रदम वायु मंडलम च प्रचंती। और ये खुश हुए जो पेड़ पौधे हैं, वायु, ये विकार जो होते हैं उसको पीते हैं और हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद वायुमंडल प्रदान करते हैं। पत्राणि पुष्पाणि वनानि फलानि प्रदायी में आसमान बहु उपरवंते। और पत्तर मतलब पत्ते हो गए, फूल हो गए, वन हो गए, फल हो गए, इनको प्रदान करके इमे आसमान बहु उपरवंती, ये हम पर बहुत उपकार करते हैं। वातावरण से वायुम च परिशोधन कुर्वन्ति। और वातावरण में जो वायु है ये इसको शुद्ध करते हैं। वनानि वन्य प्राणिन है सागर जंतु अपि पर्यावरण से संतुलन स्थापयन्ति। वनानि एव, वन में ही जो वन्य प्राणी हैं, ये सागर, जंतु, वायु, ये सभी भी पर्यावरण का संतुलन स्थापित करते हैं। संप्रति तैल चलितानि यानानि यंत्राणि च स्वकीय धूमि स्वस्थम वायुमंडलम भृशम प्रदूषन्ति। अब जो है संप्रत मतलब अब
इस समय। ये जो तेल से चलने वाले जो यंत्र है, यान है, यानानी यंत्राणी, ये अब जो ये तेल से चलने वाले जो वाहन हैं, यंत्र हैं, सबके धुएं, अपने धुएं के द्वारा स्वस्थ वायुमंडल में भीषण प्रदूषण थी, स्वस्थ वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण प्रति क्षण वर्धते, और वायु प्रदूषण हर समय बढ़ रहा है। शिलाखंडान विदार्या वनानि च विच्छिद्य निम्तेषु गिरिमार्गेषु यानापि धावन्ति। ये जो शिलाखंड है, जैसे पहाड़ है, शिलाखंड पत्थर, उनको तोड़कर या उनको काटकर, वनानि च विच्छिद्य, और जंगलों को काटकर, और निर्मितेषु गिरिमार्गेषु, बनाए गए जो ये पत्थरों में से जो मार्ग हैं, यानामि धावन्ति, इनमें क्या है, जो साधन है वो दौड़ते हैं। तो क्या कहा गया है कि शिलाखंडान वितीर्या, जो शिलाखंड जो होते हैं, शिला पत्थर जो होता है, उनको कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को चीरकर, वनों को काटकर, और इनमें बनाए गए गिरि मार्गेशु, पहाड़ों के बीच में से जो मार्ग है, इसमें क्या है, या जो वाहन है, यान है, वो दौड़ते हैं। स्तरनाम परीक्षण समुद्र से वातावरण प्रदूषित थी, और जो भी ये स्तर परीक्षण किए जाते हैं, जो भी खोज की जाती है, तो जिसमें अस्त्रों का परीक्षण होता है, जो मिसाइल वगैरह जो है उनके टेस्ट किए जाते हैं, तो इससे समुद्र का जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, क्योंकि ये क्या है, टूट फूट कर जो है समुद्र में गिर जाते हैं। यथा यथा प्रवर्धित है प्रस्तर में अनाम मार्गाणाम संख्या तथा वर्धन्ते प्रदूषण प्रस्तरकाणी यानानि यंत्राणि च। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये जो पत्थर वाले जो मार्ग है, इनकी संख्या, कि जैसे जैसे पत्थर वाले जो रास्ते हैं, इनके संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही वर्धनते बढ़ रहे हैं प्रदूषण प्रस्तरकाणी यानानि यंत्राणि च, और वैसे वैसे ही प्रदूषण करने वाले जो वाहन हैं, यंत्र हैं, वे भी बढ़ रहे हैं। कि जैसे जैसे ये पत्थर के जो रास्ते हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, और वैसे वैसे ही प्रदूषण करने वाले जो वाहन हैं, यंत्र हैं, वे भी बढ़ रहे हैं। एतद् विपरीतम तथा न वर्धन्ते वायुमंडल से परिशोधनम साधनानि। इसके विपरीत तथा न वर्धन्ते, नहीं बढ़ रहे हैं वायुमंडल का शोधन करने वाले साधन। कि प्रदूषण करने वाले साधन तो क्या है, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वायुमंडल जो उसको शुद्ध करने वाले जो साधन है वो नहीं बढ़ रहे हैं। एतद् विपरीतम तथा न वर्धन्ते वायुमंडल से परिशोधनम साधनानि। इसके विपरीत जो वायुमंडल को जो शुद्ध करने वाले जो साधन है वो नहीं बढ़ रहे हैं। और स्वल्पत्रय लाभाय लोभात अज्ञानात् व जनः सेव्यम बहु नाचन्ति। और अपने थोड़े से लोभ लालच के लिए, अज्ञानता के कारण कह सकते हैं, जनः लोग सेवकियम, अपना बहुत ज़्यादा विनाश कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि स्वल्पत्रय लाभाय लोभात, कि अपने थोड़े से लोभ लालच के कारण से या अज्ञान के कारण जो लोग हैं, वे अपना बहुत ज़्यादा विनाश कर रहे हैं। वन्य प्राणी न है मनोविनोदाय हिंसन्ति। और जो जंगल के जो प्राणी होते हैं, उनको अपने मनोरंजन के लिए हिंसा, उन पर हिंसा करते हैं, अर्थात अपने मनोरंजन के लिए, जिससे हम स्वयं खुश हो, तो जो जंगल के जो प्राणी हैं उन पर हिंसा करते हैं, उन्हें सताते हैं। और कतिपय प्राणाम लोभेन वनानि छिदन्ति। और कुछ अपने प्राणों के लोभ के लिए वनों को काटते हैं। प्रदूषिता जलई गंगा कावेरी प्रभृति नदी नाम नीराणि प्रदूषन्ति। और प्रदूषित जल, जिसमें गंगा कावेरी इत्यादि जो नदियां हैं, इनका जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। समुद्र प्राणी नाम हिंसा यत्नेन कुर्वन्ति। और समुद्र के जो प्राणी हैं उन पर हिंसक यातनाएं की जाती हैं। अनेन जले स्थले गगने च सर्वत्र प्रदूषण वर्तते। इस कारण से चाहे जल है, स्थल है, आकाश है, सभी जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः वनानि यतनतः रक्षणीयानि। इसलिए वहाँ जो वन जो है उनको बचाने की रक्षा करनी चाहिए, उनके यहाँ हमारे द्वारा बचाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।
ग्रामेषु नगरेषु स्थानीय स्थानीय उद्यानानि समारोहप्रियाणि, गांव हो या नगर हो, इन स्थानों पर उद्यान जो है वो लगाए जाने चाहिए, उनका आरोपण किया जाना चाहिए। शाकवाटिनां संवर्धन करणीयम, और जो ये हरी जो वाटिका कह सकते हैं, बगीचे वगैरह, इनमें वृद्धि करनी चाहिए, इनको बढ़ाया जाना चाहिए। वन्य प्राणी नाम संरक्षणाय अरण्यानां संख्या वर्धनीया, और जो जंगल वाले जो प्राणी हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए जंगलों की जो संख्या वो बढ़ाई जानी चाहिए, इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। वृक्षाणाम उच्छेदा रोदनीहा येन सागरा निर्बाधम समलुषंतु गगनमंडलम स्वच्छम भवतु, और वृक्षों का जो काटना है वो उस पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे सागर निर्बाध रूप से चलते रहे और आकाश जो है आकाश मंडल वो भी स्वच्छ रहे। और पर्वतेषु औषधिया नदी स्रोतांसि च समृद्धता, और जो पर्वत है उन पर औषधियाँ और जो नदी स्रोत है उनमें वृद्धि हो। तो गांव नगरों में स्थान स्थान पर जो उद्यान बगीचे वे लगाए जाने चाहिए। साग सब्जियाँ जो उनमें वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब वे लगाए जाने चाहिए। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जो जंगल उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जंगलों में, और वृक्षों के जो कटाई जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे सागर जो है निर्बाध रूप से फल फूले और जो आकाश मंडल है वो स्वच्छ रहे। और पर्वतेषु औषधिया नदी स्रोतांसु च समृद्धता, और पर्वत जो नदियाँ हैं उनमें जो औषधियाँ वो बढ़े, उनमें वृद्धि हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रदूषण जो उसके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपने फिल करने हैं, और ये जो गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा किसके ऊपर है, प्रदूषण जो उसके बारे में बताया गया है, जंगलों के बारे में। तो सदैव इति अस्य पर्यायः भवति, यहाँ पर इसमें एक शब्द आया था सदैव, इसका मतलब क्या है, इसका पर्यायवाची बताना है आपने। हया, अधुना, रात्रि या सर्वदा। तो इसका जो सदैव का मतलब होता है सर्वदा, सदा, हमेशा। हया ये बीता हुआ होता है, अधुना अब, रात्रि रात। तो सदैव शब्द का हिंदी में अर्थ जाओ हमेशा होता है, और यहाँ सदैव का पर्याय सर्वदा से लिया गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अर्थ प्रबोधक है, मतलब दोनों ही सेम है। तो हया बीता हुआ कल हो गया, रात्रि रजनी निशा रात उसको कह देते हैं। अधुना का मतलब अब से है, आज इस समय से, अधुना अब भी होता है इसका अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्यतः प्रकृति जगता क्यों वर्धती है। सामान्यतः प्रकृति जगत में वृद्धि हो रही है या होनी चाहिए। कष्टम, खेदम, दुखम या सुखम। तो इसमें जो यहाँ पर किसकी होनी चाहिए, कष्ट की होनी चाहिए, दुख की होनी चाहिए, खेद की होनी चाहिए। तो सभी क्या है, सुख को ही मांगते हैं, दुख को तो कोई नहीं मांगता है कि दुख होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। सामान्यतः प्रकृति संसार में सुख को प्रदान करती है, या सभी क्या सुख ही मांगते हैं। तो अस्माकं संरक्षण संवर्धना चाहे प्रकृति सदैव यत्न करोति। तो ये हमारे संरक्षण के लिए और इसमें वृद्धि करने के प्रकृति क्या सदा यत्न करती है, प्रयत्न करती है। सागरा पर्वतावनानि नद्या सारांशे सर्वाणि जग सुखानि संवर्धन्ति। ये सभी क्या सुख को ही बढ़ाते हैं। उसके बाद है प्रसन्नता किम दूर करोति। जो खुश हुए पेड़ पौधे हैं वो दूर करते हैं। पत्राणाम सौंदर्यम वायु विकारान फलानाम माधुर्यम या वृक्षस्य पत्राणि। तो प्रसन्न हुए जो वृक्ष है वो दूर करते हैं। किसको दूर करेंगे, जो वायु में जो विकार होगा, वायु के विकार को मतलब जो प्रदूषण है, सही अर्थ समझे तो प्रसन्न वृक्ष जो है सब ओर से वायु के विकार को ही दूर करते हैं। अर्थात हरे भरे वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, संशोधित करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर शुद्ध ऑक्सीजन जो हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद है तेल चलित यानानि वायुमंडलम की कथम दूषयन्ति। ये जो तेल से चलने वाले जो वाहन होते हैं ये वायुमंडल को किस प्रकार से दूषित करते हैं। स्थिति भी धूमयी यंत्र या गति भी। तो किन के द्वारा प्रदूषित करते हैं। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है अपने धुएं के द्वारा। तो तेल चलित जो यान है मुख्य रूप से धुएं से वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद जनः वन्य प्राणी किमर्थम हिंसन्ति।
लोग जो होते हैं वो वन्य प्राणियों को किस कारण से हिंसा करते हैं? शिक्षा अर्जन करने के लिए, मतलब ग्रहण करने के लिए, जन कल्याण के लिए, सेतु हेतु या मनोविनोदाय? शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, पुल बनाने के लिए या फिर मनोविनोद के लिए? तो जो वन्य प्राणियों पर किस लिए हिंसा करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, अपने मनोरंजन के लिए, स्वयं को खुश करने के लिए। तो लोग क्या वन्य प्राणियों पर हिंसा अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। उसके बाद है स्वस्थम इति पदस्य विलोम पदम। स्वस्थम एक शब्द है, इसका विपरीत बताना है, उल्टा क्या मतलब है विलोम पदम। आराधनम, अस्वस्थम, अध्ययनम या आस्वादम। तो स्वस्थम पद का विलोम क्या है? स्वस्थ का अस्वस्थ है, और आराधना का अर्थ मतलब पूजा करने से है, अध्ययन का पढ़ने से है, स्वयं अध्ययन करने से। आस्वादम का मतलब का यहाँ पर अपने स्वाद का देते हैं, अपनी संतुष्टि, अपना सुख, उसके लिए। उसके बाद अनुच्छेदस्मिन् का संकल्प है। ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इसमें किसके बारे में कहा गया है, क्या करने के लिए इसमें कहा गया है, कौन सा संकल्प इसमें लिया गया है? वृक्षों के विनाश करने का, और वृक्षों के लिए कुछ भी ना करने का, उच्छेद सर्वदा, उनका कटाई सदा करनी चाहिए, या उनके जो कटाई है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को माना गया है। तो वृक्षों का जो रोकना है, कटाई जो है, उसी को रोकने के लिए यहाँ पर इसमें कहा गया है, ताकि प्रदूषण कम हो, सभी को शुद्ध वायु मिले। उसके बाद है पर्वतेषु केषां वृद्धि भवेत्। पर्वत जो है उसमें किस प्रकार की वृद्धि होनी चाहिए? यान की, औषधियों की, प्रदूषण की या फिर यंत्रों की? तो नदी पर्वत जो, जैसे कि हमने इसमें लास्ट की जो लाइन आई थी, पर्वतेषु औषधिया नदी स्तोत्रांशी चाहे संवर्धनताम। तो उसमें क्या औषधि वगैरह जो उनकी ही वृद्धि होनी चाहिए, तो क्या ऑप्शन सी वाला हो जाएगा? पर्वतों में औषधियों की वृद्धि होती है, नदी जो है, नदी पर्वत, उनमें औषधियों की वृद्धि होनी चाहिए। तो यही आई थी सबसे लास्ट में लाइन। तो इस प्रकार से जो हमारे जहाँ यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।